राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण संवैधानिक विषय पर कि डिप्टी सीएम का जो पद क्रिएट किया गया है वो क्या संविधान में उसका उल्लेख किया गया है या नहीं। सीएम यानी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के मध्य जो रिलेशन होते हैं वो क्या है। क्या उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन, उनकी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है या नहीं कर सकता है। विधिवत चर्चा हम लोग करेंगे। उप मुख्यमंत्री की शुरुआत कब से हुई, उप प्रधानमंत्री पद की शुरुआत कब से हुई, प्रथम उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, प्रथम उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, इस पर विधिवत चर्चा की जाएगी। सबसे पहले आप लोग चैनल पर यदि नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियो इस तरह से संवैधानिक विषयों पे या अन्य विधिक विषयों पे डाले जाएंगे या डाले जा चुके हैं, जो आपको तुरंत सब्सक्राइब करने पे वो वीडियो पहुंच जाया करेंगे। यानी आपको प्लेलिस्ट में जाके सर्च करने की जरूरत नहीं होगी, आपको मुझे लिंक भेजने की जरूरत नहीं होगी, आपके पास वो वीडियो खुद ब खुद चल के पहुंच जाएगा, बशर्ते आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हमारे यहाँ पीसीएसजे, एपीओ, एचजेएस की तैयारी कराई जाती है। इसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास उपलब्ध है। जिस किसी बच्चे को आवश्यकता है, एडमिशन लेने की जरूरत है, ठीक है, वो इस संपर्क नंबर पे जो है संपर्क कर सकता है और अपनी ऑनलाइन या ऑफलाइन सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकता है। अगर उसे किसी नोट्स की आवश्यकता है, मेंस की तैयारी करना है, तो सारी चीजें उपलब्ध हैं। आप इस नंबर पे संपर्क करके लाभ ले सकते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं सीएम और डिप्टी सीएम के बारे में। ठीक है, सीएम के बारे में देखते हैं कि थोड़ा सा क्या सीएम को पावर होता है, मुख्यमंत्री को क्या शक्तियां होती हैं, तो मोटा मोटा मैं इसको समझाऊंगा, क्योंकि उसी संदर्भ में उप मुख्यमंत्री को क्या शक्तियां दी गई हैं तब आपके समझ में आएगा। ठीक है, जब थोड़ा सा कंपैरिजन आप करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, कंपैरिजन नहीं करेंगे तो समझ में कम आएंगी चीजें। लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ये, क्योंकि डिप्टी सीएम का पद कब से क्रिएट किया गया, क्या होता है डिप्टी सीएम, क्या इसके मायने होते हैं, किस लिए किया गया है, सब पे चर्चा करेंगे, विधिवत चर्चा करेंगे। ठीक है, सब चीजों को मैंने थोड़ा थोड़ा सा करके यहाँ लिखा भी है। सबसे पहले जो सीएम होता है, सीएम को शपथ, ठीक है, सीएम को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। और जितने भी राज्य हैं, जैसे वर्तमान में भारत देश में 28 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्यों में और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां जहां विधानसभाएं हैं, वहां मुख्यमंत्री पद का प्रावधान किया गया है। ठीक, और जब मुख्यमंत्री वहां पे बनाया जाता है तो उसको शपथ और उसकी नियुक्ति का काम राज्यपाल को दिया गया। यानी मुख्यमंत्री को जो है शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा ही मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। तो इसी विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति यानी मुख्यमंत्री का पद और नियुक्ति, ये सब संवैधानिक प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी संविधान के अनुसार किया जाता है और मुख्यमंत्री का पद भी एक संवैधानिक पद है। मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में किया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। यानी कौन नियुक्त करेगा, 164(1) में आप देखेंगे तो लिखा हुआ साफ साफ कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और मुख्यमंत्री के परामर्श पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। अब जरा यहाँ एक पॉइंट और आपको समझना है कि मंत्रियों की कैटेगरी केवल संविधान में 2 बताई गई है, तीसरा कोई कैटेगरी नहीं बताया गया है, ये ध्यान रखिएगा। यानी संविधान के अनुसार मंत्रियों की केवल 2 कैटेगरी है, एक मुख्यमंत्री और एक अन्य मंत्री। ठीक इसी तरह से देश के लिए भी केवल 2 ही मंत्रियों की कैटेगरी है, एक प्रधानमंत्री और एक अन्य मंत्री।
ठीक। तो प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री, उसी तरह से यहाँ सीएम के लिए भी दो ही कैटेगरी है कि एक मुख्यमंत्री होगा और एक वो मुख्यमंत्री के अलावा अन्य मंत्री होंगे। ठीक, प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा, एक से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं। तो अब इस पे हम लोग चर्चा करते हैं कि मुख्यमंत्री का जो है कर्तव्य क्या होता है, उनकी पावर्स क्या होती है। तो मोटा मोटा मैंने यहाँ लिखा है, उसके बाद डिप्टी सीएम पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य और उसकी शक्तियों में लिखा है कि ये राज्य सरकार का प्रधान होता है। जाहिर सी बात है, ये उस स्टेट में गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसका मुखिया होता है, उसका प्रमुख होता है, उसका हेड होता है, सर्वे सर्वा होता है। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री और मंत्रियों में जो सर्वोच्च होता है, जो सबका हेड होता है, उसी को हम मुख्यमंत्री कहते हैं। तो मुख्यमंत्री का मतलब सभी मंत्रियों का मुख्य, सभी मंत्रियों का हेड, मुख्यमंत्री। ठीक। दूसरा लिखा मंत्रि परिषद का मुखिया। ये मंत्रि परिषद यानी जितनी मंत्री, सभी मंत्रियों के समूह को मानते हैं, जितने मंत्री बनाए गए, ठीक है, जितने मंत्री बनाए गए सभी मंत्रियों के समूह का ये हेड होता है। ठीक है, उसका मुखिया होता है। मैंने शुरू में ही बताया कि मंत्रियों में जो सर्वोच्च होता है वो मुख्यमंत्री होता है, अर्थात सभी मंत्रियों का ये हेड होता है। तो ये मंत्रि परिषद का मुखिया होता है, सरकार का प्रधान भी होता है। ठीक है, और फिर लिखा है कि इसी के परामर्श पे मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मैंने शॉर्टकट में लिखा है कि जितने अन्य मंत्री होते हैं उस राज्य में, वो सब सीएम के, मुख्यमंत्री के परामर्श पे ही नियुक्त किए जाते हैं। कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल करता है। शपथ भी वही दिलाता है। नियुक्ति और शपथ दिलाने की जिम्मेदारी राज्यपाल को दी गई है, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल अपने मन से नहीं करेगा, ये मुख्यमंत्री के कहने पर ही करेगा। जिसको मुख्यमंत्री जी कहेंगे उसी को नियुक्त किया जाएगा। आइए, फिर लिखा है विभागों का बंटवारा। अब किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, इसका भी बंटवारा मुख्यमंत्री के कहने पे ही राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। वैसे तो संविधान के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के परामर्श पे विभागों का बंटवारा करेगा, लेकिन व्यवहार में मुख्यमंत्री के परामर्श पे ही राज्यपाल विभागों का बंटवारा करता है। क्योंकि मुख्यमंत्री संवैधानिक तौर से प्रमुख होता है, राज्य का हेड होता है, लेकिन वास्तविक हेड जो है मुख्यमंत्री होता है। यानी व्यवहारिक हेड राज्य का मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि सबसे ताकतवर, सबसे ज्यादा व्यवहारिक शक्तियां मुख्यमंत्री के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं होता है। क्योंकि राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग तभी करेगा जब उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करे, यानी जितना मंत्रिपरिषद कहेगी उतना ही राज्यपाल करेगा। हाँ, कुछ एक और ऐसे प्रावधान हैं जहां राज्यपाल को विवेकाधिकार है, बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के भी वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। लेकिन क्योंकि मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पावर्स और जो है गवर्नर की पावर्स का उल्लेख यहाँ नहीं कर रहा हूँ वीडियो में, इस नाते में उतना डीप नहीं चलूंगा। ठीक, तो फिर तो ये आपने देखा कि विभागों का बंटवारा भी मुख्यमंत्री के कहने पे होता है। यानी किस मंत्री को, ध्यान दीजिए, किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए, किसको कृषि मंत्रालय दिया जाए, किसको जो इस्पात मंत्रालय दिया जाए, किसको गृह मंत्रालय दिया जाए, ठीक है, किसको वित्त मंत्रालय दिया जाए, ये सब जिसको सीएम कहेगा उसी को दिया जाएगा, किसी दूसरे और गवर्नर अपने से नहीं दे सकता। हाँ, ये अलग की बात है कि जो मंत्री लोग होते हैं वो मांगते हैं, अपना चॉइस रखते हैं कि साहब हमें ये मंत्रालय दे दीजिए, लेकिन फाइनली उस पर मोहर कौन लगाएगा? मुख्यमंत्री ही मोहर लगाता है। ठीक, उसके बाद राज्यपाल को प्रशासन एवं विधायी संबंधी जानकारी देना, ये तो संविधान में साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, जब ये कोई विधायी या प्रशासनिक कार्य करते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, वहां से वापस आते हैं, तो जो भी विधायी या प्रशासनिक कार्य किए होते हैं इसकी पूरी जो है इंफॉर्मेशन देने की इनकी ड्यूटी होती है कि अगर प्रधानमंत्री हैं तो विधायी एवं कार्यपालिकीय कार्यों की जानकारी प्रधान राष्ट्रपति को दे। ठीक है, आर्टिकल 78। और अगर मुख्यमंत्री हैं तो ये अपने राज्यपाल को दे। ठीक है, आर्टिकल 167, आर्टिकल 167 167 में। तो वही मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिखा है कि राज्यपाल को प्रशासन में विधायी संबंधी जानकारी देना। फिर लिखा अधिकारियों
महाधिवक्ताओं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। देखिए जो भी अधिकारी होता है, जो सचिव वगैरह होते हैं, ये सब मुख्यमंत्री के परामर्श पे ही नियुक्त किए जाते हैं। जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, इनकी भी नियुक्ति, ठीक है, इन्हीं के परामर्श के आधार पे ही किया जाता है। या जो अन्य सदस्य हैं, ठीक है, ये सब की नियुक्ति इन्हीं के अकॉर्डिंग ही होता है मुख्यमंत्री का। तो जो मुख्यमंत्री कहेगा उतना ही होगा। फिर है सफलता एवं विफलताओं पे भाषण देना। मुख्यमंत्री को देखिए कभी कभी ये जनता मांग भी करती है, विपक्ष मांग भी करता है कि जो विफलता हुई है, जो किसी मुद्दे पर कहीं हिंसा हुई है, कोई आगजनी हुई है, सरकार किसी मुद्दे पे फेल रही है या रोजगार के मुद्दे पे फेल रही है, किसी भी मुद्दे पे फेल हुई है, तो सदन में आकर के जवाब दे, ये विपक्ष मांग करता है। ठीक, और जब सरकार की कोई उपलब्धि होती है कहीं, तो सरकार खुद ही यानी मुख्यमंत्री खुद ही सदन में आकर के अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं। तो ये पावर मुख्यमंत्री को, ध्यान रखिएगा, यहाँ डिप्टी सीएम को ये सब पावर नहीं होती। दूसरा यहाँ मैंने लिखा है राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष, इसलिए राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष भी होता है। इतना ही नहीं, जो विकास परिषद बना हुआ है राज्य और केंद्र के मध्य, उसमें भी जब राज्य विकास परिषद की मीटिंग होती है तो हर राज्यों से मुख्यमंत्री ही प्रतिनिधित्व करने जाते हैं। ये अलग की बात है, मुख्यमंत्री कभी कभी चाहे तो अपने किसी अन्य मंत्री को भी भेज सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये मुख्यमंत्री के प्रमुख कार्य होते हैं। कुल मिला के आप समझिए कि जो सीएम होता है सर्वे सर्वा राज्य का वही होता है। ठीक है, वो जो कहेगा वही होगा, बिना उसकी मर्जी के पूरे राज्य में एक भी पत्ता हिल नहीं सकता है। ठीक है, और सीएम पूरी निगरानी रखता है, जो कहीं भी कुछ हो रहा है सारी जानकारी मुख्यमंत्री को होती है। अब हम लोग चलते हैं डिप्टी सीएम पे। डिप्टी सीएम के बारे में सबसे पहले आप समझिए कि डिप्टी सीएम के पद का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया। ठीक है, डिप्टी सीएम का पद संविधान में कहीं नहीं इसका उल्लेख किया गया। फिर ये क्यों बनाया जाता है, इसका जन्म कहां से हुआ, तो हम लोग थोड़ा इस पे चर्चा करते हैं। फिर ये बनाया क्यों जाता है उस पे चर्चा करेंगे। ठीक, अच्छा, बनाया क्यों जाता है इसी पे पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए डिप्टी सीएम का पद जो बनाया जाता है, सीधे सीधे जानिए झगड़े को समाप्त करने के लिए बनाया जाता है, नाराजगी को दूर करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ये व्यवहारिक कारण है। संवैधानिक कारण मतलब जो सरकारें तर्क देती हैं कि डिप्टी सीएम क्यों बनाया गया है, वो इसलिए तर्क देते हैं कि डिप्टी सीएम मैंने बनाया है कि जिससे उस राज्य में विकास कार्य को और ज्यादा गति दी जा सके, यानी विकास कार्य को बहुत ज्यादा से ज्यादा गति दी जा सके, उस राज्य का ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो, इसीलिए एक से अधिक डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं। या एक भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, एक से अधिक भी बनाए जा सकते हैं, अधिकतम पे कोई रोक नहीं है। लेकिन एक रोक है, अधिकतम डिप्टी सीएम किसी राज्य में कितने हो सकते हैं, अभी इस पे भी चर्चा करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल मत करिए। ठीक, फिर से सुनिए कि जब डिप्टी सीएम का जो पोस्ट बनाया जाता है, वो राज्य का सरकारों का जो तर्क होता है, यानी उस गवर्नमेंट का जो तर्क होता है, वो यही होता है कि हम विकास कार्य को ज्यादा से ज्यादा गति देना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा राज्य का विकास करना चाहते हैं। ठीक है, जनता की ज्यादा से ज्यादा हम सेवा करना चाहते हैं, इसीलिए डिप्टी सीएम का पद मैंने बनाया है। ठीक है, कि जो मुख्यमंत्री है उस पर भार थोड़ा कम हो और उसको सलाह देने के लिए, ठीक है, और उसके कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा उस राज्य का विकास हो, डिप्टी सीएम का पद क्रिएट किया गया। लेकिन जो मेन रीजन होता है, जो व्यवहारिक कारण है, वो ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, व्यवहारिक कारण ये होता है कि जब किसी पार्टी का गठबंधन होता है किसी सरकार से, तो उस गठबंधन को बनाए रखा जाए या गठबंधन के धर्म का पालन किया जाए। भाई अगर आपने विश्वास के साथ किसी से गठबंधन किया, आप सरकार बना लिए, ठीक, आपने उसे कहा था आपको डिप्टी सीएम बना देंगे, तब आपको उस धर्म को निभाना होता है या उस धर्म को निभाया जाता है। ठीक है, दूसरा रीजन ये होता है कि राजनीतिक अस्थिरता ना आने पाए। क्यों ना आने पाए, कहीं वो अपना समर्थन वापस लेने लगेंगे तो सरकार आपकी गिरने की संभावना आ जाएगी, इसलिए डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं
कि ऐसी स्थिति तो नहीं, कोई गठबंधन नहीं है, फुल फ्लेज में यानी पूर्ण बहुमत में वो गवर्नमेंट बनी हुई है, फिर भी डिप्टी सीएम बनाते हैं, तो वहां जो उसका व्यवहारिक रीजन होता है वो ये होता है कि अगला विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए डिप्टी सीएम का पद जातिगत तरीके से या धर्मगत तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, जातिगत लोगों को बनाया जाता है जिससे उस जाति के लोगों के बीच में ये संदेश भेजा जा सके कि आपके जात के लोग को, आपके धर्म के लोग को भी मैंने यहाँ डिप्टी सीएम बनाया है, अतः आप लोग इससे जो है जुड़िए और हमारा समर्थन करिए या हमारी पार्टी को जो है अधिक से अधिक वोट करिए या उसके सहयोग में रहिए। तो ये एक तरह से राजनीतिक फायदे के लिए डिप्टी सीएम के पद को क्रिएट किया जाता है। व्यवहार में यही, ठीक है, जो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, व्यवहार में मेन कारण यही है कि राजनीतिक लाभ के लिए डिप्टी सीएम बनाया जाता है और कोई दूसरा रीजन नहीं है। ठीक है, राजनीतिक लाभ लेना केवल है। इसीलिए आप देखिए जब भी डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो हाँ, कभी कभी क्या होता है, एक और रीजन हो सकता है कि पता चला जो कोई और उसमें सीएम का दावेदार है, दो लोग सीएम के दावेदार हैं, तो कहीं वो नाराज ना हो जाए, पार्टी छोड़ ना दे, बगावत ना कर दे, इसलिए मजबूरी में पार्टी मुखिया को डिप्टी सीएम ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है। ठीक है, जैसे आप राजस्थान में देखेंगे तो वहां पे पिछला विधानसभा जब चुनाव हुआ तो सचिन पायलट भी मुख्यमंत्री के दावेदार में, ठीक है, दावेदारी पेश कर रहे थे, अशोक गहलोत जी भी थे। ऐसी स्थिति में ठीक है, जो है सचिन पायलट कहीं बगावत ना कर जाए, उनको मजबूरी में डिप्टी सीएम बनाया गया। ठीक है, तो केवल वहीं पर नहीं, बहुत सारे राज्यों में चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या जो क्षेत्रीय दल है, ठीक है, चाहे उत्तर प्रदेश में जो है क्षेत्रीय पार्टियां रही हों, अदर राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां हों, ठीक है, हर जगह इस तरह से डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है या बनाते हैं लोग। वर्तमान में कई सारे राज्यों में डिप्टी सीएम का पद बनाया गया है। उसका मेन मकसद राजनीतिक लाभ के लिए होता है या नाराजगी को दूर करने के लिए होता है। ठीक, अब प्रश्न ये है कि इस डिप्टी सीएम कितने बनाए जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब मैं इस पे चर्चा करता हूँ कि जो डिप्टी सीएम का जो महत्व क्या है, डिप्टी सीएम के पद का महत्व क्या है। ध्यान दीजिए, डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं है। ठीक है, डिप्टी सीएम को भी मंत्री ही माना जाता है, ये मुख्यमंत्री के समकक्ष नहीं होता है, ये मुख्यमंत्री के अधीन होता है। यानी जितना महत्व अन्य मंत्रियों का होता है उतना ही महत्व डिप्टी सीएम का भी होता है। ठीक है, उतना ही महत्व डिप्टी सीएम का होता है, लेकिन थोड़ा सा इनका सम्मान बढ़ जाता है क्योंकि ये डिप्टी सीएम कहलाते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़े से बड़े पद मिल जाते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी मिल जाती है। तो और ये कैबिनेट के मेंबर होते हैं। एक फायदा ये मिल जाता है कि कैबिनेट के मंत्री होते हैं, दूसरा इनको महत्वपूर्ण पद मिल जाते हैं। लेकिन वो भी जब सीएम चाहे, अगर सीएम से पट रही है तो मिलेंगे, नहीं तो सीएम चाहेगा तो नहीं भी देगा, छोटे पद भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं है। ठीक है, संविधान में कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन डिप्टी सीएम का पद का सृजन करके, तो सृजन क्या इसी अलग से बनाया जाता है, होता है मंत्री, लेकिन उसको डिप्टी सीएम का नाम दे दिया गया। डिप्टी सीएम के नाम से, ठीक है, कोई शपथ ग्रहण नहीं होता है। ठीक है, कहीं कोई अन्यथा संविधान में कार्य नहीं दिया गया है, बस केवल डिप्टी सीएम का नाम दे दिया जाता है। समाज में उनका रुतबा बढ़ जाता है, सम्मान बढ़ जाता है। ठीक है, और हाँ, थोड़ा बहुत सीएम के बगल में आ जाते हैं, है तो नीचे ही लेकिन बगल में आ जाते हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम होते हैं, माना जाता है वो सीएम के बहुत करीबी होते हैं, वो सीएम के पैरेलल होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी सीएम के पद के रूप में दावेदार होते हैं इस नाते। ठीक है, दूसरा कभी ये भी होता है जब जातिगत मुद्दों को साधना होता है राजनीति में, ठीक है, तब उनका महत्व बना रहता है, क्योंकि अगर उनको नाराज किया जाएगा तो वो हट जाएंगे, तो उनकी जात के लोग पार्टी को वोट नहीं करेंगे, सरकार गिर जाएगी या सरकार फिर बन नहीं पाएगी। अब प्रश्न ये है कि डिप्टी सीएम जब मंत्री के रूप में होता है, मंत्री ही कहलाता है, तो जितना मंत्रियों की टोटल संख्या हो सकती है उतने ही डिप्टी सीएम भी आप बना दीजिए। आप चाहे तो सभी मंत्रियों को डिप्टी सीएम बना दीजिए, कोई रोक नहीं है, लेकिन कहलाएंगे वो मतलब रहेंगे मुख्य रूप से वो संविधान के अनुसार
ये मंत्री ही कहलाएंगे। तो मंत्रियों की टोटल संख्या उस राज्य की विधानसभा सीट की 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो 15% से ज्यादा डिप्टी सीएम भी नहीं हो सकते। आप जितने मंत्री हैं सारे मंत्रियों को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, कहीं कोई रोक नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। अब प्रश्न यह है कि डिप्टी सीएम का पद आया कब से। ठीक है, तो इसकी शुरुआत देखिए, इसकी शुरुआत राज्यों से नहीं होती है, इसकी शुरुआत केंद्र से होती है। केंद्र में सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया भारत का। तो वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय देते हुए उप प्रधानमंत्री पद का दर्जा दिया गया था। थे वो कैबिनेट के ही मंत्री, लेकिन उनको उप प्रधानमंत्री से नवाजा गया था। ठीक है, तो कब थे ये उप प्रधानमंत्री देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल? ये 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। इसी तरह से भारत के कई सारे लोग उप प्रधानमंत्री के पद से नवाजे गए हैं, जैसे चौधरी चरण सिंह भी हैं, ठीक है, मोरारजी देसाई हैं, बाबू जगजीवन राम हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे लोगों के नाम हैं। लेकिन इस पद को लेकर एक विवाद तब हुआ जब बीपी सिंह गवर्नमेंट ने 1989 में, ठीक है, प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे थे। तो उसी दौरान उन्हीं के एक सहयोगी नेता, ठीक है, देवीलाल जो है, जब उनको शपथ दिलाने की बात आई तो उस समय के तत्कालीन जो राज्यपाल थे, राष्ट्रपति थे, ठीक है, वेंकट रमन जी, उनके सामने जब शपथ लेने चले, कौन शपथ लेने चले? ये देवीलाल मंत्री के रूप में। तो देवीलाल ने मंत्री पद नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं उप प्रधानमंत्री के रूप में। तो देवीलाल को लगा, वो राष्ट्रपति महोदय को लगा कि ये गलती से उप प्रधानमंत्री बोल गए। ठीक है, क्योंकि शपथ उनको मंत्री के रूप में लेना था, लेकिन वो अंदर से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेना चाह रहे थे, यानी उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेना चाह रहे थे, प्रधानमंत्री के रूप में नहीं। प्रधानमंत्री के रूप में तो बीपी सिंह थे, उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेना चाह रहे थे। तो उन्होंने जो है मंत्री ना बोल करके उप प्रधानमंत्री बोला। तो राष्ट्रपति साहब को लगा कि गलती हो गई है, उन्होंने फिर से इसको सुधारने की कोशिश की। तो दोबारा फिर वो देवीलाल जी फिर उप प्रधानमंत्री बोल गए कि मैं उप प्रधानमंत्री के रूप में। तो वेंकट रमन जी को लगा कि ये जानबूझ के बोला जा रहा है, और क्योंकि सब लाइव प्रसारण चल रहा था, लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, कहीं कोई गलती ना होने पाए, मतलब एक समाज में गलत मैसेज ना जाने पाए, उन्होंने उस पर कोई इंटरफेयर नहीं किया और उनको उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिला दिया। किसको? देवीलाल को। ठीक, तो ये 1989 से वहीं से देवीलाल पद की ये जो है विवादित रूप में जो है ये पोस्ट क्रिएट हुआ। क्रिएट तो बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन विवाद वहां पे उत्पन्न हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, चैलेंज किया गया इसको। तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रखा उस समय के तत्कालीन महान्यायवादी सोली सोराब जी ने। ठीक है, इन्होंने तर्क दिया कि उप प्रधानमंत्री का जो पद है कोई संवैधानिक पद, मतलब एक तरह से कोई संवैधानिक पद नहीं, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है, और ये एक मंत्री के समकक्ष ही रहेंगे, अर्थात एक मंत्री ही है, भले इन्होंने उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है, उसके लिए कोई स्पेशल पावर इनको या कुछ और नहीं है, केवल और केवल ये एक मंत्री की हैसियत से ही रहेंगे, भले इन्होंने उप मंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया और उनके उप प्रधानमंत्री के रूप में जो उन्होंने शपथ लिया था उसको असंवैधानिक घोषित नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया, ठीक है, तुम भले उप प्रधानमंत्री अपने आप को कह रहे हो, लेकिन हो मंत्री ही, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ आप कैबिनेट के मंत्री हो जाते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा प्रमुख पद मिल जाता है। वहीं से जो है उसके बाद से राज्यों में भी शुरुआत हो गई। 1992 में सबसे पहले 1992 में सबसे पहले कर्नाटक में वीरप्पा मोइली सीएम बनाए गए थे 1992 में, और उसी वीरप्पा मोइली के कार्यकाल में, ठीक है, जो है विदेश मंत्री थे, मैंने यहाँ नाम लिखा है उस विदेश मंत्री जी का, जो है उनका नाम है ये MS कृष्णा।
ठीक है, एमएस कृष्णा जो है सबसे पहले उप मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लिए थे। तो राज्यों में सबसे पहले उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने लिया? ये कर्नाटक में लिया गया था एमएस कृष्णा के द्वारा। ठीक है, ये वीरप्पा मोइली उस समय मुख्यमंत्री थे और ये गवर्नमेंट थी कांग्रेस की। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि केंद्र में भी जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उप प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ लिए थे तो उस समय भी कांग्रेस ही थी, और जब राज्यों में इसकी शुरुआत हुई तो वहां भी कांग्रेस ही थी। ठीक, तो मेरे समझ से अब अगर आप इस पे मेरा तक जानना चाहेंगे कि क्या डिप्टी सीएम का पद क्रिएट किया जाना ठीक है या नहीं है, तो मैं इतना सा कहूंगा कि यदि डिप्टी सीएम को कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी संविधान में नहीं दी गई है तो उन्हें कोई उस पद को अगर क्रिएट भी कर दिया गया तो कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। जब आपके पास कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं है तो अतिरिक्त लाभ आपको बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, आप डिप्टी सीएम के रूप में पद पे शपथ ले लिए हैं, कोई बात नहीं है, एक नहीं 4 लोगों को बना दिया जाए, लेकिन कोई एक्स्ट्रा उन पे खर्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बजट होता है वो पैसा जनता का होता है और जनता का पैसा सदुपयोग के लिए, देश की और राज्य की भलाई के लिए, जनता के कल्याण के लिए खर्च होना चाहिए। ठीक है, ना कि मंत्रियों या नेताओं के जो है ऐशो आराम की जिंदगी पे खर्च हो। ठीक है, उनको क्योंकि सुख सुविधा के रूप में उन पे नहीं खर्च होना चाहिए, वो पैसा जनता के लाभ के लिए, उसके कल्याण के लिए खर्च होना चाहिए। तो अगर डिप्टी सीएम जैसे सीएम का पद है, सीएम को बहुत महत्वपूर्ण कार्य मिले हुए, वो मुखिया होता है राज्य का, ठीक है, तो उसको एक्स्ट्रा पावर भी मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा वेतन मिलना चाहिए। उसी तरह से उसको जो है बहुत सारे अन्य सुविधाएं और लाभ दिए जाते हैं, बिल्कुल दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री होते हैं, वो राज्य के सर्वे सर्वा होते हैं। ठीक, इसी तरह से ठीक है, उत्तर प्रदेश में अब पिछली गवर्नमेंट जब बनी थी भाजपा सरकार की, तो भाजपा सरकार में भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उन्होंने अपने कार्यकाल में 2 लोगों को डिप्टी सीएम बनाया था। एक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को बनाया था, दूसरा दिनेश शर्मा जी को बनाया था, जो उस समय के तत्कालीन जो है नगर निगम के अध्यक्ष थे, मतलब चेयरमैन थे, यानी हेड थे। तो ये लोग 2 लोग डिप्टी सीएम के रूप में थे, लेकिन मैं जहां तक इसको देख पाया कि ये केवल जातिगत वोट बैंक को साधने के लिए बनाया गया था। बाकी योगी आदित्यनाथ जी खुद इतने सक्षम थे कि वो अकेले भी संभाल सकते थे। बाद में अब जो दूसरा कार्यकाल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ 2022 में। ठीक है, इस 2022 में भी डिप्टी सीएम के रूप में फिर से नाम आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वीडियो आज ही बनाया जा रहा है, आज ही डिप्टी पद की शपथ वो सीएम जी यानी हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री पद के रूप में आज शपथ ग्रहण उनका होना है 4 बजे। ठीक है, वीडियो जस्ट 3 बजे बनाया जा रहा है। तो जैसा कि मुझे सूचना मिल रही है कि डिप्टी सीएम के रूप में ठीक है 2 लोग का नाम प्रमुख रूप से उसमें है। एक ब्रजेश पाठक जी का है, ठीक है, दूसरा डिप्टी सीएम पूर्व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम सामने आ रहा है कि ये लोग डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहले भी थे, ये दोबारा फिर से बना दिए जाएंगे। दूसरा ब्रजेश पाठक जो पहले कैबिनेट के मंत्री थे, ठीक है, इनको डिप्टी सीएम के रूप में शपथ दिलाया जाएगा। और इसमें जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि दिलाने का पर्पज क्या है, ऐसा नहीं हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ जी की क्षमता की कमी है। ठीक है, उनके पास अपार क्षमता है, उनका पूरा कैबिनेट उनके साथ होता है, उनका पूरा जो है ऑफिसरों की लॉबी उनके साथ होती है, तो वो चाहे तो पूरे स्टेट को अकेले भी चला सकते हैं। लेकिन मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि जातिगत जो है यानी जातिगत वोट को साधने के लिए इस तरह से लोगों को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। खैर कोई बात नहीं है, डिप्टी सीएम बनाया जाए, एक नहीं एक से अधिक को बनाया जा सकता है। अधिकतम डिप्टी सीएम कितने लोगों को बनाया जा सकता है, जितने मंत्री बन सकते हैं उतने डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं, कोई रोक नहीं है। हाँ, आपत्ति हमारी तब है जब उनको कोई एक्स्ट्रा लाभ दिया जाए, क्योंकि जब आपके पास कोई एक्स्ट्रा कार्य नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा लाभ नहीं मिलना चाहिए। हाँ, अगर एक्स्ट्रा कार्य दिया जाता है तो एक्स्ट्रा लाभ मिले, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मैंने कोशिश किया आपको सीएम एवं डिप्टी सीएम में जो है अंतर क्या है, क्या डिप्टी सीएम का पद होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है।
कोई संवैधानिक पद नहीं है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। डिप्टी सीएम एक मंत्री के समकक्ष ही होता है, बस थोड़ा सा इसका सम्मान लोगों की नजरों में बढ़ जाता है, ठीक है। और पद में भी एक प्रमुख पद पा जाते हैं और डिप्टी सीएम के नाम से जाने जाते हैं, ठीक। तो इस तरह से आपने इसको देखा। मैं फिर आप लोगों को एक बात कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। बहुत सारी चीजों को मैं इस तरह से वीडियो संविधान पे बना बना के डालूंगा, जिससे आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ होगा। बहुत सारे विषयों को आप लोग नहीं जानते हैं या जानते हैं लेकिन आधा अधूरा जानकारी है, तो वो सब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। एक वीडियो में बहुत जल्द ही इस पे बनाऊंगा कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है जो किसी सदन का मेंबर ना हो या चुनाव हार चुका हो। तो जल्द ही इस पे भी वीडियो में लेकर के आऊंगा, ठीक। मैंने शुरू में ही बताया आप लोगों को कि हमारे यहाँ पीसीएसजे, एचजेएस, एपीओ की तैयारी कराई जाती है। इसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। जिस किसी बच्चे को पीसीएसजे, एपीओ या एचजेएस की तैयारी के लिए एडमिशन लेना है वो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है और अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकता है।